भाई भगवान कसम, इंडिया की हिस्ट्री में आज तक ऐसी गाड़ियों पे सेल्स नहीं आई है कि सेकंड हैंड के रेट में आप लोग ब्रांड न्यू आपके नाम की ही फर्स्ट ओनर कार ले जाओ। आप लोगों ने यूट्यूब पे आजकल देखा होगा अनरजिस्टर्ड कार फॉर सेल। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट है कि अनरजिस्टर्ड कार क्या है, क्या इनको लेना सही होगा, क्या ये स्कैम है, क्या हमें फ्लड अफेक्टेड गाड़ी दी जा रही है। अरे अगर 10 लाख की ब्रेजा को 6 लाख में दिया जा रहा है तो पक्का इसमें कोई दिक्कत होगी। बहुत सारी चीजें जो हैं आपके दिमाग में चल रही हैं। अगर आपका सपना है गाड़ी लेने का, लेना चाहते हो गाड़ी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चूकना मत इस जबरदस्त सेल से, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गई तो पता नहीं कब आएगी। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले जो राम राम लिख दो, जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। गाइस, ये अनरजिस्टर्ड कार्स फॉर सेल क्या बवाल है, क्या होती हैं अनरजिस्टर्ड कार्स? उससे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि जनवरी 2025 में ऑलमोस्ट करीबन 5 लाख जो गाड़ियां हैं वो डीलरशिप्स पे खड़ी रही, वो बिक नहीं पाई, जिनकी कुल कीमत 55,000 करोड़। एंड अगर हम अगस्त नवंबर 2024 में चले जाएं तो जो इन्वेंट्री लेवल थे वो 70 से 80 दिन तक चले गए, यानी कि ऑलमोस्ट 7 से लेके 8 लाख जो गाड़ियां हैं वो डीलरशिप्स पे खड़ी थी। 77,000 करोड़ यानी कि 77,000 करोड़ के आसपास जो है डीलरशिप्स के पास गाड़ियों का स्टॉक था। अब ये गाड़ियां बिकी नहीं, किन रीजन से नहीं बिकी, क्यों नहीं बिकी, अनरजिस्टर्ड कैसे हो गई, वो ही हम लोग जानेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दो। आज है मेरा 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज का दूसरा दिन, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बम्पर फाड़ सेल एक्चुअल में है क्या, एंड उदाहरण भी जो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ये अनरजिस्टर्ड कार्स होती क्या है। अनरजिस्टर्ड कार्स वो होती हैं जो कभी भी रजिस्टर नहीं हुई, यानी कि आपका जो नजदीकी आरटीओ है, जैसे अभी मैं भिवानी में बैठा हूं तो यहाँ का आरटीओ HR 16 है। HR 16 या इंडिया में कहीं पे भी जो गाड़ी रजिस्टर नहीं हुई वो अनरजिस्टर्ड कार हुई है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो, नहीं मैटर करता डिस्काउंट के साथ, नहीं मैटर करता सेकंड हैंड से खरीदी है, कहां से खरीदी है, वो आपके नाम पे ब्रांड न्यू यानी कि फर्स्ट ओनर ही चढ़ेगा। अब हम चलेंगे हमारे सेक्शन 2 पे कि ये गाड़ियां क्यों नहीं बिकी, क्या इनमें कोई खामियां थी, ये अनरजिस्टर्ड कार क्यों बन गई। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है ओवर स्टॉकिंग का। देखिए गाइस, ओवर स्टॉकिंग होती क्या है? जब भी कोई गाड़ी पे कंपनी देखती है कि कस्टमर इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं या इस गाड़ी की वेटिंग बढ़ चुकी है, तो वो उस गाड़ी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अब जब वो गाड़ी डीलरशिप्स के पास आती है, कस्टमर या तो अपना मन बदल चुका होता है इतनी वेटिंग देख के, महंगाई के चलते, या 100 अलग रीजंस होते हैं, तो वो गाड़ी बिकती नहीं एंड फिर वो चली जाती है उनके स्टॉक में, पड़ी रहती है और वो बन जाती है एक अनरजिस्टर्ड कार। हाँ, डेमो टेस्ट ड्राइव गाड़ियां भी जो है वो अनरजिस्टर्ड कार में आती हैं, बट मैं इसको स्ट्रांगली बोलूंगा कि आप ये गाड़ियां मत लीजिएगा, क्योंकि डेमो टेस्ट ड्राइव जो गाड़ियां होती हैं उनको रगड़ के चलाया जाता है। सिर्फ कस्टमर ही नहीं, जो डेमो देने वाला बंदा होता है वो भी अपने साथ जो कस्टमर होता है उसको इंप्रेस करने के लिए कुछ इस तरीके से चलाता है कि आप लोग देख ना पाओ। तो डेमो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियां तो खरीदना मत, बट हाँ ये भी एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी में ही आती। तीसरी जो सबसे बड़ा रीजन है अनरजिस्टर्ड कार का वो ये है कि 2025 में जुलाई में आप गाड़ी लेने जाते हो एंड आपकी, देखो आप अमाउंट भी पूरा दे रहे हो। सपोज आप एक स्कोडा काइलिक लेने गए 8,30,000 रुपए के आसपास, 9 लाख जो भी आपको वो उनने कोटेशन करी। भाई कोई बंदा 2024 मॉडल की गाड़ी क्यों लेगा मैन्युफैक्चरिंग की, जब वो 2025 में पूरे रुपए देने लग रहा है, तो 2024 की गाड़ी क्यों लेगा। तो थर्ड, जब एक गाड़ी का ईयर पुराना हो जाता है, अगेन वो स्टॉक यार्ड में खड़ी रहती है या फिर पड़ी रहती है एंड वो चली जाती है हमारी अनरजिस्टर्ड कार की कैटेगरी। चौथा सबसे बड़ा रीजन ये है कि सपोज आज जुलाई 2025 में, ये हम बोल लें अगस्त में, जो है आप लोगों को पता है नई महिंद्रा XUV 700 का फेसलिफ्ट आने वाला है। अब कस्टमर सोचता है कि भाई मैं नई वाली XUV 700 लूंगा, मैं क्यों लूं एक आउटडेटेड जनरेशन, एक पुरानी जनरेशन। अब कोई भी कस्टमर पुराने वाली XUV 700 को तो खरीदता नहीं है, डीलरशिप ऑलरेडी अपनी इन्वेंट्री में उसे ऐड कर चुकी है, ना ही डीलरशिप से कंपनी वापस लेगी। अब कोई खरीद नहीं रहा तो अगेन वो भी जो है अनरजिस्टर्ड गाड़ी में चली जाएगी। हाँ, कुछ डीलरशिप जो है वो फ्लड अफेक्टेड गाड़ियां या फिर ट्रांजिट डैमेज गाड़ियां, उनको भी आपको बेचने की कोशिश करते हैं एंड जब वो PDI के दौरान, जिस पे मैं वापस आऊंगा अभी, PDI के दौरान जब वो गाड़ी पकड़ी जाती है एंड कोई कस्टमर उसे नहीं खरीदता, तो अगेन या तो वो डेमो कार बना दी जाती है या फिर वो उनके स्टॉक यार्ड में पड़ी रहती है, जिसको अगेन हम अनरजिस्टर्ड गाड़ी में काउंट करेंगे। अब सेक्शन नंबर 3 की, क्या हमें ये गाड़ियां खरीदनी चाहिए, क्या ये अनरजिस्टर्ड जो गाड़ियां होती है उनको लेना वर्थ है या नहीं। सबसे पहली चीज है प्राइस। तो ये जो गाड़ियां हैं इसमें आपको 25 से लेके 30% तक भारी डिस्काउंट मिल सकता है। जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, ये 9 लाख की जो ब्रेजा है उसको आप 6, 6.5, 7 लाख रुपए तक आराम से एक शोरूम ले सकते हो। तो प्राइस में तो बिल्कुल लेनी चाहिए। सेकंड की भाई बेशक ये आप लोग सेकंड हैंड कार मार्केट से खरीदें,
खरीद रहे हो, बेशक आप ये एक यूज्ड डीलर मार्केट से खरीद रहे हो, बट फिर भी ये जो गाड़ी है आपके नाम पे फर्स्ट ओनर ही चढ़ेगी, आपकी आरसी में आप ही इसके फर्स्ट ओनर आओगे। तो ये कहीं से भी सेकंड हैंड नहीं होती। हाँ, सेकंड हैंड प्राइस में जरूर ला रहे हो, बट इस गाड़ी का जो स्टेटस है वो फर्स्ट या फिर फर्स्ट ओनर ही रहेगा। नंबर 3 कि क्या ये गाड़ियां ज्यादा चली होती हैं, क्या इसको यूज करा होता है। देखो यहाँ पे मैं हमारी जो डेमो कार है उनको नहीं बोलूंगा, उनमें कई बार ये होता है कि वो 10-10 हजार किलोमीटर भी चला के बेच दी जाती हैं, बट ये जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो स्टॉक यार्ड में रखी हुई थी, इनकी ओडोमीटर रीडिंग आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 किलोमीटर तक मिलेंगी, और कुछ कुछ गाड़ियां तो सिर्फ 10 से लेके सिर्फ 15 किलोमीटर तक चली होती है। तो भाई सेकंड हैंड के दाम में आप एज न्यू एज ब्रांड न्यू कार अपने घर लेके आ रहे हो। नंबर 4 नई जैसी कंडीशन। भाई देखो ये गाड़ियां ब्रांड न्यू होती हैं, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी इन पे जरूर हो सकती है, स्टॉक यार्ड में कई दिन से खड़ी थी। अब सपोज 2024 का कोई लॉट था, 2025 6-7 महीने से खड़ा था, धूल मिट्टी जरूर होगी, बट उस चीज को ज्यादा बॉदर मत करिएगा। हल्के फुल्के स्क्रैच भी मिल जाते हैं, ज्यादा बॉदर मत करिएगा। बट अगर कोई गाड़ी पीडीआई रिजेक्टेड थी, जैसे कि ट्रांजिट डैमेज थी या फिर फ्लड अफेक्टेड थी, आपकी मर्जी है, वो टोटली योर कॉल है कि आप उसे खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते। अगर खरीदना भी चाहते हो तो आप लोग अच्छे खासे डिस्काउंट पे ले सकते हो, बट जो गाड़ियां इनके लॉट में खड़ी रहती हैं वो होती हैं एज गुड एज न्यू, नई कंडीशन जैसी, तो आप खरीद सकते हो। सबसे बड़ा फायदा कि जो आपको इंश्योरेंस है वो आपको इनवॉइस पे देना पड़ेगा। अब सपोज आपकी इनवॉइस में 6,40,000 रुपए की बिलिंग है, तो 6,40,000 रुपए के हिसाब से ही आप लोगों को इंश्योरेंस देना पड़ेगा, यानी कि बहुत ही कम इंश्योरेंस के दाम पे आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते। अब देखो फायदे होते हैं किसी चीज के तो नुकसान भी जरूर होंगे। इन गाड़ियों के नुकसान क्या होते हैं? सबसे पहला नुकसान तो यह है कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर पुराना होता है। देखो एक प्रैक्टिकल कस्टमर जिसको 10 से 15 साल घर पे गाड़ी रखनी है, उसके लिए ये चीज बॉदर नहीं करेगी, वो ऑलरेडी डिस्काउंट अच्छा खासा ले चुका है। अगर 5-6 महीने पुरानी गाड़ी है भी तो उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। एंड एक चीज और बताना चाहता हूं कि आरसी पे उस दिन आपकी डेट आएगी जिस दिन आपने वो गाड़ी रजिस्टर करी है, यानी कि अगर आप जुलाई में इस गाड़ी को रजिस्टर करते हो तो जुलाई 2025 से 10 साल यानी कि डीजल एंड 15 साल आपके पेट्रोल के लिए वो वैलिड रहेगी। देखो हर केस में ऐसा नहीं होता, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो वारंटी होती है वो कभी कभी पुरानी डेट से स्टार्ट होती है, यानी कि जो गाड़ी है अगर वो डीलरशिप्स के पास आ गई थी जनवरी 2025 में और आप उसे खरीद रहे हैं अगस्त 2025 में, तो वो 6-7 महीने का जो गैप है वो आप लोगों को जरूर उठाना पड़ सकता है। बट देन अगेन वो एक डीलरशिप कॉल होती है, या फिर हम बात करें कि अगर आप थोड़ी सी उनसे बात कर लें या एक्सटेंडेड वारंटी ले लें तो आपका ये मैटर मसला सॉल्व हो सकता है, बट कुछ लोगों को ये काफी बॉदर करेगा। देखो भाई अनरजिस्टर्ड गाड़ियां तो हैं ही, अब ये तो है नहीं कि भाई ये फ्रेश माल है या जो भी है। ये गाड़ियां वो होती हैं जो यूजुअली कस्टमर्स ने रिजेक्ट करी होती हैं, जैसे कि कलर ऑप्शंस आपको इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, इंजन ऑप्शंस इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, वेरिएंट इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी जो चॉइस है उसमें फिट बैठ रहा है कि मुझे तो यही कलर वेरिएंट चाहिए था तो परफेक्ट है, नहीं तो एक जो कस्टमर पूरा शॉपिंग करने जा रहा है जिसको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए थे उसको निराश होकर जरूर लौटना पड़ सकता है। अगेन वापस कह रहा हूं, डेमो कार्स मत लीजिएगा। डेमो कार्स बहुत ज्यादा रगड़ी जाती हैं, बहुत ज्यादा रिपेयर्ड होती हैं। आप खुद सोचिए, आप एक गाड़ी लेने जा रहे हो, जो आरएम होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, जो भी आपको टेस्ट ड्राइव दिलाना चाहते हैं, वो उस गाड़ी की पूरी रगड़ के उसकी टेस्ट ड्राइव कराते हैं आपको, सो दैट आप इंप्रेस हो जाओ। तो सोचो आप एक कस्टमर हो, आप जैसे कम से कम हजारों लाखों कस्टमर आते होंगे, तो सबको उस गाड़ी में जो है बिठाया होगा, उठाया होगा, वो समझ में नहीं आता, तो फ्रेश वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए डेमो कार तो मत खरीदना। अब आ जाता है अगेन वही मेरी बात की, प्रैक्टिकल कस्टमर्स हैं, उनको फेसलिफ्ट वगैरह से मतलब नहीं है, उनको 10 से 15 साल एक बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए, कॉस्ट कम चाहिए, तो वो लोग जो है शायद ना महसूस करे। बट कुछ कस्टमर्स हैं जो सोचते हैं कि यार अगस्त 2015 में तो XUV700 का नया फेसलिफ्ट आने वाला है, अगर आज मैं ये गाड़ी ले लेता हूं, मतलब ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो है इसको ले लेता हूं, तो मेरी गाड़ी तो सीधी सीधी 4 साल पुरानी हो जाएगी। तो अगेन ये आपका टोटली कॉल है कि आपको ये चीज बॉदर करती है कि नहीं करती है, कि फेसलिफ्ट मॉडल आपके लिए जरूरी है या नहीं। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस, आरटीओ, ये सब कैसा होगा। जो चीज आपको देनी है, सबसे पहले देनी है गाड़ी की कीमत जो कि कम होगी 100%। सेकंड चीज आपको देनी होगी आरटीओ के चार्जेस, प्लस में रोड टैक्स जो भी थोड़ा बहुत होता है वो देना पड़ेगा। इंश्योरेंस आप इसमें तगड़ा नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि आप एक यूज्ड कार डीलर से ये गाड़ी खरीद रहे हो एंड उनके पास बतेरे इंश्योरेंस होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा फायदा पड़ेगा। और इंश्योरेंस की जो इनवॉइस की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर ही आपका इंश्योरेंस बन के आएगा, तो आप काफी कम प्राइस जो है इंश्योरेंस को भी आपको देना पड़ेगा। पीयूसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपको मतलब खरीदना पड़ेगा, इसके चार्जेस। अच्छा बात करते हैं लोन की, तो लोन जो है वो ब्रांड न्यू गाड़ी के रेट पे मिलेगा, ये यूज गाड़ी, तो यहाँ पे जो लोन है आपका ब्रांड न्यू गाड़ी के रेट पे मिलेगा, क्योंकि याद रहे ये गाड़ी जो है
ये सेकंड हैंड कभी हुई नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, आपके नाम पे ही लोन आएगा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को एक न्यू गाड़ी पे देना पड़ता, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस अनरजिस्टर्ड कार फॉर सेल पे देना पड़ेगा। तो लोन में भी आप अच्छा खासा पैसा बचा लोगे। अब मेन टॉपिक आ जाता है कि भाई ये जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, इनको खरीदते समय क्या क्या चीज हम लोग ध्यान में। सबसे पहली चीज है, जिस भी डीलर से आप खरीद रहे हो उसके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आप चैट जीपीटी करोगे, गूगल करोगे, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। बेसिकली ये है कि जो भी डीलरशिप है, एजेंसी है, उनने उस गाड़ी को ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए गाड़ी दी, तो एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके इस सेकंड हैंड कार डीलरशिप के पास होना चाहिए। पीडीआई जरूर कराएं, पीडीआई जरूर कराएं। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन इज पीडीआई। देखो भाई, मेरे से वीडियो कॉल कर लेना अगर आप नहीं कर सकते हो पीडीआई, इंस्टाग्राम पे जाके पूछ लेना मेरे से, मैं आपको बता दूंगा सारे पॉइंट्स। नहीं तो आजकल बहुत सारी पीडीआई सर्विसेज हैं, कास्ट 24 वगैरह वगैरह हैं, वो पीडीआई देते हैं आपको 1700-1800 रुपए में, आप उनको साथ में ले जा सकते हो। पेंट हुई है गाड़ी, इंजन खराब है, सब पता चल जाएगा। तो पीडीआई 100% कराएं। और कोई डीलर मना कर रहा है पीडीआई लेने के लिए, तो गाड़ी लेना ही। तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले आपको जो गाड़ी दिखाई गई है उसकी सर्विस हिस्ट्री चेक कराएं। जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, इंजन नंबर, चेसी नंबर से आराम से उस गाड़ी की ओडोमीटर एंड सर्विस हिस्ट्री चेक हो सकती है उसकी डीलरशिप में। तो ये चीज भी जरूर करें। जल्दी जल्दी चेपने के चक्कर में आपको कई बार डीलरशिप ये बोल सकते हैं कि इसकी वारंटी डेट जो है वो बाद की है, या फिर वारंटी डेट आज से स्टार्ट होगी। तो कंपनी में एक बार वारंटी डेट भी जरूर चेक कराएं। वैसे तो ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, इस पे कोई लीगल चीजें नहीं होंगी, बट फिर भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि एक नोट पैड पे या फिर एक हलफनामा या जो भी होता है, उन सब पे आप एक पूरा आपका जो सेकंड हैंड डीलर है उससे लिखवा के ले आए कि इस गाड़ी पे कोई पेंडिंग चालान नहीं है, इस गाड़ी पे कोई केस नहीं है, इस गाड़ी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, और ऐसा कुछ होता है तो वो डीलर उसका जिम्मेवार होगा। ये एक छोटा सा तरीका है, शायद आपका डीलर बुरा भी मान जाए, बट आप सेफ रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। वैसे तो देखो ऑलरेडी ये गाड़ियां बहुत कम रेट में आप लोगों को मिल रही हैं, बट फिर भी आप नेगोशिएट करके अगर थोड़ा बहुत और पैसा बचा लो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मैं ये जो अनरजिस्टर्ड कार फॉर सेल्स है इसके बारे में सारी जानकारी दे पाया हूं। ले सकते हो, कोई ऐसी बड़ी वो चीज नहीं है, मतलब मैं भी ले लेता अगर मैं होता, बट मुझे भी जरूरत नहीं है। तो चलो मिलूंगा आपसे कल एक और। बाय।